सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना और बोलना दोनों नहीं आता है, ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना तो सिखाने ही वाले हैं और ज़्यादातर इस वीडियो में होने वाला है कि आप इंग्लिश बोल कैसे सकते हैं। ठीक है, यानी कि किसी के सामने आप जाते हैं तो इसमें हम एक तरीका बताने वाले हैं जिससे, यानी कि अगर आप एक ही सेंटेंस बोलते हैं तो उनका बहुत सारे अर्थ होने वाले हैं। ठीक है, यानी कि आप कैसे एक ही वर्ड बोल करके आप 3 तरीके से बोल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग ये सीख लेते हैं तो आप किसी के सामने भी इस तरीके से आसानी से बात कर सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ऐसा अगर आप लोग मेरे साथ रोज़ कर लेंगे तो आपको कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना और बोलना दोनों आने लगेगा और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना भी सीख जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि आप इंग्लिश पढ़ना और बोलना दोनों इस चैनल पर सीखते रहे। सो स्टूडेंट्स, अगर कोई डाउट होगा वीडियो में तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको उसका सोल्यूशन दे देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीडिंग। ठीक है, वो है रीडिंग और एंड स्पीकिंग। ठीक है, तो रीडिंग मतलब क्या होता है? पढ़ना। एंड मतलब होता है और स्पीकिंग मतलब होता है बोलना। ठीक है, तो ये तो हम जान लेंगे, यानी कि पढ़ना और बोलना हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो पढ़ना कैसे सीखने वाले हैं यहाँ पर देख रहे होंगे कि आप हम हिंदी में भी यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, जिससे अगर आपको इसका उच्चारण करने नहीं आता है किसी भी सेंटेंस का तो आप देख कर भी कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तो सोल्यूशन हम दे दिए कि आप देख कर भी पढ़ पाएंगे। ओके, अब हम इसको बात कैसे करना है वो सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला सेंटेंस में पढ़ेंगे, कोल इज ब्लैक। ठीक है, कोल इज ब्लैक। ओके, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा? कोयला काला होता है। ठीक है, कोल मतलब होता है कोयला, इज मतलब है और ब्लैक मतलब काला, यानी कि कोयला काला होता है ऐसा भी बोल सकते हैं या कोयला काला है ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि 2 तरीक़ों से हम इसे बोलकर आपको बता दिए, इस तरीके से बोलना है। ठीक है, और कोयला जो है मतलब उसे गिन नहीं सकते। ठीक है, यानी कि बहुत सारा रहता है ना, कोयला को हम गिनेंगे नहीं गिन पाएंगे, इसलिए इज का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आर का प्रयोग यहाँ पर नहीं करना है, ये बात तो आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, शुगर इज स्वीट। शुगर इज स्वीट। ठीक है, तो यहाँ पर शुगर मतलब क्या होता है? चीनी होता है, और इज मतलब होता है और स्वीट मतलब होता है मीठा। ठीक है, और मिठाई भी होता है लेकिन यहाँ पर मीठा होगा। ओके, तो शुगर मतलब चीनी, यानी कि शुगर इज स्वीट। ठीक है, तो मतलब इसका होगा चीनी मीठी होती है या चीनी मीठी लगती है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं, यानी कि अगर हमें बोलना हो चीनी मीठी लगती है या चीनी मीठी होता है। ठीक है, तो ऐसे हम बोल सकते हैं शुगर इज स्वीट। ओके, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, लिखा हुआ है मैन इज मॉर्टल। ठीक है, मैन इज मॉर्टल। ओके, तो मैन मतलब होता है आदमी और इज मतलब है और मॉर्टल मतलब होता है मरणशील। ओके, तो इसका मतलब होगा आदमी मरणशील होता है। ठीक है, ऐसा अगर हम बोलेंगे आदमी जो है मरणशील होता है या आदमी मरणशील है, 2 तरीके से हम बोलते हैं हिंदी में। और इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मैन इज मॉर्टल। ओके, तो इस तरीके से इंग्लिश में बोलना है। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है सेंट आर सेंट्स, सॉरी सेंट्स लिखा हुआ है आर काइंड। ओके, तो लिखा हुआ है सेंट्स, यानी कि पुल्लो फॉर्म में ज़्यादा साधु है। ठीक है, इसीलिए हम आर लगाए हैं, नहीं तो हम इज का भी प्रयोग कर सकते थे। ठीक है, ज़्यादा रहे तो वहाँ पर आर लगता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो सेंट्स आर काइंड, यानी कि साधु दयालु होते हैं। ठीक है, अगर हम बोलना चाहते हैं साधु दयालु होते हैं या साधु दयालु है तो हम बोलेंगे सेंट्स आर काइंड, अगर पुल्लो फॉर्म में रहेगा तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं, लिखा हुआ है क्रो इज पिंक। ओके, क्रो मतलब होता है कौवा और इज मतलब होता है और पिंक मतलब होता है गुलाबी, यानी कि ये रंग का नाम है। ठीक है, तो क्रो मतलब क्या होता है? कौवा। ठीक है, तो क्रो इज पिंक, यहाँ पर एक ही क्रो है यानी कि एक ही कौवा है, इसलिए हम इज का प्रयोग किए हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा कौवा रहता तो आर का प्रयोग हम करते। तो क्रो इज पिंक यानी कि कौवा गुलाबी है। ठीक, या कौवा गुलाबी होता है, इस सेंटेंस के आधार पर। ऐसे तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर अगर मिस्टेक भाई यहाँ पर प्रिंट हो गया है
तो हम समझ लेते हैं, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है स्नेक इज, ठीक है, स्नेक इज फियरफुल, ठीक है, स्नेक इज फियरफुल। तो स्नेक मतलब क्या होता है, सांप होता है, इज मतलब होता है, फियरफुल मतलब होता है डरपोक, ठीक है, या डरावना बोलते हैं, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। तो स्नेक इज फियरफुल यानी कि सांप डरावना होता है, ठीक है, या सांप डरावना लगता है, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है, या सांप डरावना है। इस तीन तरीकों से हम बोल सकते हैं। तो हिंदी में हम तीन तरीकों से बोले और इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, स्नेक इज फियरफुल। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो अभी तक हम जो वर्ड जाने थे वो था असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। अब हम जानेंगे नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाना है। अगर ऐसा ही अगर हमें बात करना होगा इंग्लिश में किसी से, तो हम यानी कि नेगेटिव में बोलना हो तो किस तरीके से बोलना है वो हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है सेंटेंस है फायर, ठीक है, इज नॉट कोल्ड, ओके, ठीक है। तो फायर मतलब क्या होता है, आग, इज मतलब है, नॉट मतलब नहीं, कोल्ड मतलब होता है ठंडा, ठीक है। तो फायर के साथ इज का प्रयोग किया गया है, आर का क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि आग को हम गिन सकते हैं, नहीं ना गिन सकते हैं, तो इसलिए हम इज का प्रयोग करेंगे, यानी कि जिसे हम गिन ही नहीं सकते उसमें हम इज का ही प्रयोग करेंगे हमेशा, ठीक है, याद रखना है आपको। और जिसे गिन सकते हैं ज़्यादा है तो उस समय हम आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो फायर इज नॉट कोल्ड यानी कि आग ठंडा नहीं होता है, ठीक है, या आग ठंडा नहीं लगता है, या आग ठंडा नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तीन तरीके से हम बोल सकते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं। लिखा हुआ है मिल्क इज नॉट ब्लैक, ओके। तो मिल्क मतलब होता है दूध, इज मतलब है, नॉट मतलब नहीं, ब्लैक मतलब काला, ठीक है। तो देखिए मिल्क इज नॉट ब्लैक, यहाँ पर भी क्या किया गया है, इज का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आर का प्रयोग इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि हम दूध भी नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। तो मिल्क इज नॉट ब्लैक यानी कि दूध काला नहीं होता है, ठीक है, या दूध जो है काला नहीं लगता है, या दूध काला नहीं है। ये तीन तरीकों से हम बोल सकते हैं, ठीक है, अगर हमें निगेटिव सेंटेंस में बोलना हो। अब आगे हम बढ़ेंगे। लिखा हुआ है आई एम नॉट हैप्पी टू सी द पुअर, ठीक है। तो ये लंबा सेंटेंस है, इसको कैसे बनाना है, देखिए देखिए आई जब आएगा तो आई के साथ हमेशा एम का ही प्रयोग किया जाता है, यह बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद यानी कि पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद इज एम आर, उसके बाद नोट लगाना है, ठीक है, उसके बाद अदर वर्ड कम्प्लीमेंट जो भी हो ऑब्जेक्ट, ये सारे लगाना है, ठीक है। तो आई एम नॉट हैप्पी यानी कि मैं खुश नहीं होता हूँ, टू सी द पुअर यानी कि गरीबों को देखकर मैं खुश नहीं होता हूँ, ठीक है। आई एम नॉट हैप्पी टू सी द पुअर यानी कि इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे तो होगा मैं गरीबों को देखकर खुश नहीं होता हूँ, या मैं गरीबों को देखकर खुश नहीं हुआ करता हूँ। इस दो तरीकों से बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही बोलना है। अगर आपको सामने कोई सेंटेंस बोलना हो तो इस तरीके का यूज करके आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा जो है इज एम आर के बाद ही नॉट का प्रयोग करना है, ठीक है, पहले नहीं कर देना है, नहीं तो हमारा सेंटेंस जो है गलती कर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और आई के साथ हमेशा एम का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। नीचे लिखा हुआ है द रिच आर नॉट काइंड एंड जेंटल, ठीक है। तो द का कोई मीनिंग नहीं होता है, और रिच मतलब होता है धनी, ठीक है। मैन मतलब होता है, आर मतलब होता है, नॉट मतलब नहीं, ठीक है। काइंड मतलब दयालु, और एंड मतलब और होता है, जेंटल मतलब नेक, ओके। तो अब इसका हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। तो द रिच आर नॉट काइंड एंड जेंटल यानी कि धनी लोग दयालु और नेक नहीं होते हैं, या धनी लोग नेक और दयालु और नेक नहीं हुआ करते हैं, इस तरीके से भी हम बोल सकते हैं। तो ऐसा लंबा सेंटेंस मिले तो हम इस तरीके से बोलेंगे, ठीक है। इसमें भी देखिए सब्जेक्ट क्या है, धनी आदमी, ठीक है, और उसके बाद आर का प्रयोग किया गया है यानी कि, ठीक है, धनी लोग का बात हो रहा है, ठीक है, तो यानी कि ज़्यादा लोग है। आपको ध्यान रखना है कि जब किसी हिंदी वाक्य में लोग लगा रहेगा तो समझ लेना है कि वो जो है पुल्लो फॉर्म में है, यानी कि ज़्यादा है, तो उस समय हमें आर का ही प्रयोग करना है, ठीक है। और और हमेशा जो है इज एम आर के बाद ही नॉट का प्रयोग करना है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो द रिच आर नॉट काइंड एंड जेंटल यानी कि धनी लोग
धनी लोग दयालु और नेक नहीं होते हैं या नहीं हुआ करते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। और अब जो हम जानने वाले हैं सेंटेंसेस, वो होने वाला है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। यानी कि अगर हमें किसी को प्रश्न करते हुए ऐसा वाक्य अगर बोलना होगा हिंदी में, तो हम इंग्लिश में, तो हम उसको किस तरीके से बोलेंगे वो आज आप सीखने वाला अभी, ठीक है। तो लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, पहला सेंटेंस क्या है, आर गर्ल्स साई, ठीक है। आर का प्रयोग क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पर गर्ल्स है यानी कि ज़्यादा लड़कियां हैं, ठीक है। एस लगा हुआ है तो हम समझेंगे कि ये फुल ऑफ है, ठीक है, फुल ऑफ में है, ठीक है। तो आर गर्ल्स साई, क्या लड़कियां शर्मीली होती है या क्या लड़कियां शर्मीली है, इस दो तरीके से हम यहाँ पर भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया है क्या के रूप में, ठीक है। तो जब भी ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है तो ईज एम आर जो है पहले आ जाता है, ठीक है। और उसका मतलब होता है क्या, ठीक है। यहाँ पर है होता है लेकिन यहाँ पर इसका मतलब हम क्या निकालेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और साई मतलब होता है शर्मीली, गर्ल्स मतलब लड़कियाँ, और मतलब है या यहाँ पर होगा क्या के मतलब में, ठीक है। तो अब अगला सेंटेंस हम जानते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है यहाँ पर इज सी द, ठीक है, लायन ब्रेव, ठीक है। अब देखिए इज मतलब क्या होता है होता है, लेकिन यहाँ पर इसका क्या का मतलब में समझेंगे, ठीक है। द का कोई मीनिंग तो होता ही नहीं है। लायन मतलब होता है शेर, और ब्रेव मतलब बहादुर साहसी ऐसा बोलते हैं, ठीक है। ऐसे में कॉरेज मतलब होता है साहसी, लेकिन यहाँ पर बहादुर होगा, ठीक है। तो इज द लायन ब्रेव, ठीक है। तो लायन यहाँ पर कितना है, एक ही है, इसलिए हम इज का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और लायन जाति के बारे में कहा जा रहा है तो इसलिए हम द का प्रयोग कर दिए हैं, क्योंकि ये मतलब एक ही है इसलिए, ठीक है। तो इज द लायन ब्रेव, यानी कि क्या शेर या क्या सिंह बहादुर होता है, या क्या सिंह या क्या शेर बहादुर है, इस तरीके से अगर हम बोलना हो इंग्लिश में तो हम इज का प्रयोग करके, यानी कि पहले इज मार लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है। तो आज के हम वीडियो में असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस तीनों बनाना सीखे हैं, और इसका प्रयोग करके हम इंग्लिश बोलना भी सीखे हैं। सो स्टूडेंट्स, ऐसा ही वीडियो अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश पढ़ना वाला भी, यानी कि इंग्लिश पढ़ना है